बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं व्यूज मैटर। मैं हूं वली डार और मेरे साथ आज मौजूद हैं माहिर कानून जीएन कुरैशी साहब। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। कुरैशी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। स्टेट जो ओवरसीज ऑलवेज जहीर केस के हवाले से आज काफ़ी डेवलपमेंट्स हैं और इन डेवलपमेंट्स पर हम आपकी आज लीगल ओपिनियन, एक्सपर्ट ओपिनियन लेंगे। मैं आपको बता दूं कि आज अदालत में क्या हैपनिंग्स हुई, जल्दी से मैं नाजरीन को अपडेट कर दूं उस हवाले से, उसके बाद मैं आपका ओपिनियन लेता हूं। आज अदालत में, बल्कि आपको पहले भी ये बता दूं कि जहीर की जानिब से एक दरख्वास्त दी गई थी मुलाकात के लिए कमसिन बच्ची के साथ, और कहा गया था कि उससे मुलाकात करना चाहता है। जहीर आपको मालूम है कि बेल पर है और 13 अगस्त पर के हवाले से इस मुलाकात के ऊपर नोटिस जारी किया गया था। आज मेहदी अली काजमी साहब की जानिब से भी एक दरख्वास्त दायर की गई सिंध हाई कोर्ट के अंदर, और उस दरख्वास्त के अंदर जिनको फरीक बनाया गया उनमें इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर सईद रिन साहब शामिल थे, जो डीएसपी हैं, डीआईजी शामिल थे, एवीसीसी सीआईए शामिल थे, एडिशनल आईजी शामिल थे, इंस्पेक्टर जनरल सिंध पुलिस शामिल थे। इन तमाम को और जहीर और शबीर को भी फरीक बनाया गया इसके अंदर। जो इस्तदा की गई मेहदी अली काजमी साहब की जानिब से वो ये थी कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो सईद रिन साहब हैं, उनकी उनकी जगह जो निगरानी है वो डीआईजी लेवल पर करवाई जानी चाहिए। दूसरा जो उन्होंने कहा नुकता वो ये था कि इस केस की शफाफ तहकीकात की जानी चाहिए और जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है उसको पेश किया जाना चाहिए। मुल्जिमान के हवाले से उन्होंने कहा कि मुल्जिमान को फायदा ना पहुंचाया जाए, उनको फैसिलिटेट जो लोग कर रहे हैं उनके खिलाफ इंक्वायरी की जानी चाहिए जो मुद्दई को हिरासा भी कर रहे हैं। और चाइल्ड मैरिज का जिक्र किया गया और चालान के हवाले से कहा गया कि पुलिस को चालान रोकना चाहिए, अभी चालान जारी नहीं करना चाहिए, सबमिट नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस हवाले से जब तक ये मामला कोर्ट के अंदर है, इसकी अब जब कोर्ट इससे मुतमिन ना हो जाए इस इन्वेस्टिगेशन से, तब तक इसको रोकना चाहिए। और सबसे अहम पॉइंट वो ये कि मुल्जिम से मुगविया को ना मिलने दिया जाए। ये सबसे अहम नुकता था इस तमाम तर दरख्वास्त का। जीएन कुरैशी साहब, सर ये अर्ज कीजिएगा कि क्या कोई मुल्जिम अगर बेल पर हो उसको मिलने की परमिशन मिलनी चाहिए, और क्या समझते हैं आप कि जिस तरह से अभी ये मेहदी अली काजमी साहब की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई है, इसके बाद मिलने का जवाब बाकी रह जाता है? अच्छा अली, सबसे पहले तो मुल्जिम जो है जहीर ना सिर्फ बेल पर के इंटरिम बेल पर हैं, ये थोड़ा सा आप जहन में रखें। इंटरिम बेल पे हैं और जिस वक्त इंटरिम बेल ग्रांट की जाती है उस सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशंस पे ग्रांट की जाती है और श्योरिटी ली जाती है कोर्ट की तरफ से कि ना तो आप इसमें कहीं आप एब्सकॉन्ड करेंगे और ना ही आप प्रोसीडिंग्स को हैम्पर करने की कोशिश करेंगे। उनको जो है कोई उसमें मैनिपुलेशन करने की कोशिश नहीं करेंगे। देखिए, आप जब सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशंस पे ये आप पावर करवाते हैं कोर्ट को कि ना तो मैं कोर्ट प्रोसीडिंग्स को हैम्पर करूंगा ना कहीं एब्सकॉन्ड करूंगा, तो ये सॉर्ट ऑफ हैम्परिंग है इन द प्रोसीडिंग्स। मिलना जो है, आपने देखा होगा कि मैंने पहले भी आपको एक रेफरेंस दिया था 21/6/2022 का ऑर्डर, बड़ा क्लियर ऑर्डर है जिसके ऑपरेटिंग पेरा जिसे कह लें कि जो कंक्लूडिंग पेरा है उसमें जज साहब ने क्लियर कट लिखा हुआ है और इनकी एप्लीकेशन का रेफरेंस भी दिया है और यहां तक लिखा है कि जब तक प्रोसीडिंग्स कंप्लीट नहीं होती, कंक्लूड नहीं होती, मैटर डिस्पोज ऑफ नहीं होता है, तो वो बच्ची जो है चाइल्ड प्रोटेक्शन में रहेंगी और जिसे कहते हैं कि या तो चाइल्ड प्रोटेक्शन में या उसका रिजाइडिंग जो प्लेस है उसके पेरेंट्स हैं, नेचुरल गार्जियंस हैं। अब नेचुरल गार्जियंस अपनी जगह पर वो कोर्ट के प्रोसीडिंग्स को हैम्पर नहीं कर रहे हैं, यहां तक हैम्पर नहीं कर रहे हैं कि उन्होंने एप्लीकेशन भी नहीं डाली है कि हम उनसे मिलना चाहें। अगर मिलने की अगर किसी को ख्वाहिश होनी चाहिए तो वो नेचुरल गार्जियंस को होनी चाहिए। आप तो मुल्जिम हैं भाई, अभी तो इन्वेस्टिगेशन होनी है, इंटेरोगेशन होनी है जो कि चल रही है, आपको कोऑपरेट करना है इन्वेस्टिगेशन से। अब वो एक अलग बात है कि इन्वेस्टिगेशन इनके साथ मिली भगत कर रहा है या नहीं कर रहा है, शफाफियत है इन्वेस्टिगेशन में या नहीं है, तो अपेरेंटली नहीं लग रहा है। उसकी वजह यह है कि वहीं पे बैठ गए एबीसीसी के दफ्तर में बैठ गए, मैसेजेस हो रहे हैं जिसकी अब चैट भी रिवील हो चुकी है, तो शफाफियत किस किस्म की है। और अगर आपको याद होगा अली, हमारे पिछले हमारे इसमें वीलॉग में मैंने ये कहा था कि ये जो इन्वेस्टिगेशन है ना, ये 4 आईओस चेंज, 3 आईओस चेंज हुए हैं, ये चौथा है। जब तक ये शफाफियत नहीं होगी, इसके ऊपर जब तक निगरानी नहीं की जाएगी, और निगरानी के लिए ये एप्लीकेशन इन्होंने अब फाइल की है, पहले फाइल कर देना चाहिए थी मेहदी अली काज़मी वालों को, कि इसके ऊपर शफाफियत का बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, तो उसके लिए निगरानी बहुत जरूरी है। और निगरानी जाहिर सी बात है किसी भी एक्सपर्ट से करवाई जा सकती है, डीआईजी लेवल पे करवाई जा सकती है,
या नहीं तो कोर्ट को ये भी इस्तदा की जा सकती है कि प्राइवेटली अगर कोई इन्वेस्टिगेशन की एक्सपर्ट ही रखता है तो उसे भी इनवाइट करना चाहिए। जी अली। अच्छा सर, मैं इसमें देख रहा था जो मेहदी अली काज़मी साहब की जानिब से इस्तदा की गई है, मुद्दई को हिरासा करना बहुत ही एक संगीन जुर्म है, और उन्होंने इसको मेंशन किया है इसके अंदर, और ख़ास तौर पे उन्होंने ये भी कहा है कि जो मुल्ज़िमान को फ़ायदा पहुँचाया जा रहा है, जो उनको फैसिलिटेट किया जा रहा है, सर कितना अहम हो सकता है ऐसे संगीन केस के अंदर, इतने क्रिटिकल मामले के ऊपर ये सारी चीज़ें पुलिस की जानिब से करना? देखिए हैरेसमेंट 3-4 कॉर्नर से आ रही है। एक डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है मुल्ज़िमान किस तरह से, जो एक मुल्ज़िम जो है एबीसीसी के ऑफिस में दफ्तर में बैठकर मुद्दई को मैसेजेस कर सकता है, और द मैग्नीट्यूड ऑफ मैसेजेस आपने देखा है कि किस तरह के मैसेजेस थे, ठीक है ना, जो कि रिवील हो चुके हैं। और जी। दूसरा, कुछ यूट्यूबर्स जो लाइव शो करके और ये दावे कर रहे होते हैं कि हमें चालान तक की कॉपी मिल गई है, हमें प्रोग्रेस रिपोर्ट तो अपनी जगह पर, लहरा कर ये कहा जाता है कि चालान की कॉपी मिल गई है, तो चालान की कॉपी आपको किस तरह से मिल सकती है, क्योंकि आप तो इंटरफेयर कर ही नहीं सकते। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का, मैं तो कह रहा हूं ये उसके ऊपर बड़ा क्वेश्चन मार्क आता है कि आप किस तरह से इंटरफेरेंस इनवाइट कर रहे हैं। तो वहां से भी जो है ना हैरेसमेंट की जो है ट्यून को बढ़ाया जा रहा है, मुख्तलिफ अंदाजों से बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि उसमें कुछ सहाफी बैठे हुए हैं, कुछ एक आध बुकला बैठे हुए हैं, और वो वहां से भी और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यहां से भी जो है ना प्रेशर बिल्ड किया जा रहा है। चेट्स का रिवील होना, जो अभी इस वक्त यूट्यूब में आ चुकी हैं चेट्स, मेरे ख्याल से एक साहब ही बाबर सलीम ने उसको रिवील किया है, तो आप जी, जी। उसके मैग्नीट्यूड से अंदाजा लगाएं कि मुल्जिम जो है कितना कनेक्टेड बंदा है, वेल कनेक्टेड बंदा है, और किस तरह की वो चेट कर रहा है, और साइकोलॉजिकल किस तरह से उनको, मुद्दई को डिप्रेस करने की कोशिश कर रहा है, या उनको अपनी जबान में या अपने लिहाज से तो वो कन्वेंस करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ट्रूली स्पीकिंग ही इज डिप्रेसिंग हिम। ठीक जी। है, कुरैशी साहब, आप जिस तरह से तमाम मामले पर अपना एक्सपर्ट ओपिनियन दे सकते हैं, क्या समझते हैं आप जो चालान रोके जाने की इस्तदा की गई है मेहदी अली काज़मी साहब की जानिब से, और वो कह रहे हैं जब तक कोर्ट मुतमईन ना हो जाए, तब तक चालान पेश ना किया जाए, चालान सबमिट ना करवाया जाए, तो कानूनी तौर पर इस पर क्या होता है? क्या चालान रोका जा सकता है? देखिए कोर्ट के बाद तो चालान बाद में जाता है। मैं कल भी, अगर आप लोगों ने मेरी लाइव डिस्कशन सुनी हो, तो मैंने एक बात कही थी कि जब हम प्रोसिक्यूशन की बात करते हैं तो प्रोसिक्यूशन में मेन रोल होता है स्टेट का, और स्टेट लॉयर जो है उसकी परमिशन के बगैर चालान जमा भी नहीं होगा। यहाँ पर स्टेट का रोल ही नजर नहीं आ रहा है, वो मिसिंग लग रहा है। एक तरफ देख रहे देखें प्रोसिक्यूशन में स्टेट और उसको असिस्ट कर रहे होते हैं मुद्दई, कंप्लेनेंट जो है उसे असिस्ट कर रहा होता है उनका लॉयर। कंप्लेनेंट का लॉयर चीख रहा है, स्टेट का लॉयर गायब है, ना तो उसका रोल दिखाया जा रहा है। और इन्वेस्टिगेशन में 12 ये कह चुका हूं कि ये स्पाइनल कॉर्ड का रोल अदा करती है, रीढ़ की हड्डी का रोल अदा करती है। पूरा आपका केस जो है ना चालान जमा होने के बाद तो ये एडवर्सरियल प्रोसीजर और ये ट्रायल स्टार्ट होगा। जहां तक बात है रोके जाने की और चालान को रुकवाने की, देखिए चालान का एक टाइम लिमिट होता है, उसमें उनको पेश करना होता है, लेकिन रुकवाना किस लिए? क्योंकि एमएलओ का अभी डिसाइड होना है, कुछ एविडेंस आने हैं। अब ये जल्दबाजी में अगर चालान जमा करवा देंगे तो उससे काफी सारे एविडेंस जो हैं वो रह जाएंगे बीच में, और जिसका नुकसान होगा, पूरे ट्रायल को नुकसान होगा। तो बेहतर ये है कि जब तक एमएलओ की एप्लीकेशन, मेरे ख्याल से उन्होंने डाली हुई है एप्लीकेशन, हाँ सर, वो वो भी बिल्कुल अगर होता एमएलओ है। के हवाले से जो अपडेट है वो ये है कि 15 अगस्त को इसकी गालिबन समाअत होनी है सिंध हाई कोर्ट के अंदर। कैसा देख रहे हैं आप एमएलओ के हवाले से? क्योंकि बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि बच्ची का तिब्बी मुआयना, फिजिकल एग्जामिनेशन होना चाहिए, देखना चाहिए वो किस-किस फेज़ से गुज़री है। तो आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है? क्या सिंध हाई कोर्ट अलाउ करेगा इस एमएलओ को, या इसको भी यहाँ से भी रिजेक्शन हो जाएगी? नहीं करना चाहिए और करेगा। क्यों करना चाहिए, मैं उसकी तफसील थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो एमएलओ की फर्स्ट टाइम जो रिक्वेस्ट की थी वो आईओ ने की थी। अच्छा, ये सेक्शन 36 में ये जो है ना सुपीरियर पुलिस ऑफिसर के पावर होते हैं, पावर ऑफ सुपीरियर पुलिस ऑफिसर। अच्छा, इस केस में क्योंकि बच्ची चाइल्ड प्रोटेक्शन में है और कोर्ट का ऑर्डर है कि वो बच्ची से नहीं मिल सकते बगैर कोर्ट के परमिशन के, हालांकि ये आईओ खुद जाकर करवा सकता था, उसकी डिमांड है ना उसकी इन्वेस्टिगेशन में ये पार्ट बनना चाहिए एमएलओ का। अब जाहिर सी बात है वो अपनी कही हुई बात से फिरेगा तो नहीं ना, हाई कोर्ट भी उसको बुलाएगी कि भाई आपने रिक्वेस्ट की थी, एमएलओ जरूरी है, तो वो कहेगा जरूरी है और होनी चाहिए। हुआ क्या इसमें
थोड़ा सा इसमें एक चीज थोड़ा टेक्निकल मैं आपको बता दूं, एमएलओ ने उस पॉइंट को नजर में रखते हुए कि बच्ची के साथ कोर्ट के ऑर्डर के बगैर नहीं मिला जाएगा, तो इन्होंने मैजिस्ट्रेट के सामने वो रिक्वेस्ट रखी। मैजिस्ट्रेट ने उस एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर को कन्वर्ट कर दिया जुडिशियल ऑर्डर में, और कन्वर्ट किस तरह से किया कि दोनों पार्टीज को नोटिस करके उनको राइट ऑफ हियरिंग दिया गया। भाई राइट ऑफ हियरिंग की यहाँ बात ही नहीं थी, ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर था, ठीक है। लेकिन जब आपने राइट ऑफ हियरिंग दे दी तो आपने उसको कन्वर्ट कर दिया जुडिशियल प्रोसेस में और जुडिशियल ऑर्डर बना दिया उसको। और जब आपने उसको जुडिशियल ऑर्डर बना दिया तो और उसको रिजेक्ट किया ऑन द बेसिस जो भी आपके पास वो थे ग्राउंड से, तो मेहदी अली काज़मी के वकला गए उसी जुडिशियल ऑर्डर को लेकर एडिशनल एपलेट कोर्ट में। एपलेट कोर्ट ने उसको फिर कहा कि भाई ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर था। देखिए अली, ये एस्टैब्लिश रूल है और एस्टैब्लिश बाय द सुपीरियर कोर्ट्स अप टू द एपेक्स कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। One should not suffer at the fault of the administration, or one should, why the client should suffer at the fault of the administration? अगर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर था, आपको एडमिनिस्ट्रेटिवली उसको ऑर्डर करना था तो कर देते, नहीं किया, आपने उसको कन्वर्ट किया जुडिशियल ऑर्डर में, तो भाई जुडिशियल ऑर्डर की तो रिवीजन ही बनेगी ना। तो वहां से जो ऑर्डर है उस पे थोड़ा सा हमें है ग्रीवेंस, लेकिन सही है, अब वो हाई कोर्ट में चले गए हैं और हाई कोर्ट में वो एप्लीकेशन उन्होंने फाइल कर दी है मेहदी अली काज़मी के। मेरा नहीं ख्याल, और जो मेरी प्रैक्टिस है उसमें जो मैं अपने एक्सपीरियंस से बात करूंगा, तो वो उम्मीद है कि वो हो जाएगी, अलाउ हो जाएगी, और ये होनी चाहिए। और ये जो कहा जा रहा है ना कि जैसे टाइम गुजरता जा रहा है, नहीं भाई, अब इतनी एक्सपर्टीज आ गई हैं, इतनी फॉरेंसिक रिपोर्ट्स, और एमएलओ के पास वो मेडिकल लीगल ऑफिसर के पास वो एक्सपर्टीज होती हैं कि टाइम भी पता चल जाता है और वो चीजें डिटेक्ट हो जाती हैं अल्टीमेटली। अच्छा, यानी कि इट विल बी यूजफुल। जिनके खदशात हैं वो डिटेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक और अहम चीज़ सर वो ये कि कुछ हमने बयानात देखे सोशल मीडिया पर, कुछ यूट्यूबर्स हैं वो ये बात कर रहे थे कि बच्ची का जो 164 का बयान है, उस पर पहले भी मैंने आपके साथ बात की और फिर बात की जा रही है कि वो बयान होना चाहिए। ये जो डिले किया जा रहा है, ये जानबूझकर इसमें टाइम गेन किया जा रहा है, प्रेशर बिल्ड किया जा रहा है बच्ची पर, कमसिन बच्ची पर, और उसको माइंड चेंज करने की मोहलत दी जा रही है, वो किसी तरह तंग आकर अपना माइंड चेंज कर ले। तो 164 के बयान को थोड़ा-सा ज़रा एक्सप्लेन कर दें। देखिए अली, पहली तो मेरा तो जो है ना कि अंडरस्टैंडिंग और मेरा ओपिनियन, बल्कि क्योंकि मैं एज एन एडवोकेट बात कर रहा हूँ, तो ये मेरा ओपिनियन है, बच्ची की स्टेटमेंट की यहाँ जरूरत ही नहीं है, पहली बात, ठीक है। उसमें सेक्शन 361 क्लियर कट कहता है कि भाई आप वालिदैन नेचुरल गार्जियन की परमिशन, उनके कंसेंट, उनकी स्टेटमेंट के कंसेंट बल्कि के बगैर बच्ची को कहीं नहीं ले जा सकते, क्योंकि ये डिक्लेयर हो चुका है कि बच्ची की एज जो है 15 ईयर्स से, और हाई कोर्ट ने भी डिक्लेयर किया है वो अभी बच्ची है, शी इज अ माइनर, शी हैज नॉट अटेंड द एज ऑफ मेजॉरिटी। चलें, अगेन वो मैं अक्सर कहता हूँ, फॉर द सेक ऑफ द आर्ग्यूमेंट्स हम कह लेते हैं अगर आप लोगों को इतनी ही जरूरत है स्टेटमेंट की, तो स्टेटमेंट इज ऑन रिकॉर्ड। वो नहीं जो कि उन्होंने 164 की झूठ की बुनियाद पे लाहौर मजिस्ट्रेट के पास दी थी, वो स्टेटमेंट नहीं। दूसरी स्टेटमेंट जो उन्होंने दी थी यहाँ पर मजिस्ट्रेट के पास लाहौर में, कि भाई मेरे टर्म्स, आई एम नॉट इन ऑन गुड टर्म्स विद ज़हीर एंड आई डोंट वांट टू लिव विद हिम। जी, यही स्टेटमेंट फिर सिंध हाई कोर्ट ने 21/6/2022 वाले ऑर्डर में रिप्रोड्यूस किए हैं अपने कंक्लूडिंग पेरा में कि वी हैव सीन द एप्लीकेशन फाइल्ड बाय द अब्डक्टी दैट शी इज नॉट ऑन गुड टर्म्स विद अक्यूज ज़हीर एंड शी डजंट वांट टू लिव विद हिम। इस स्टेटमेंट को 160, वो भी मजिस्ट्रेट के पास दी गई है ना, वो भी किसी आम पुलिस के पास तो नहीं दी गई है, वो भी मजिस्ट्रेट के पास एप्लीकेशन लिखवा के दी गई है और उसको इंडोर्स फिर हाई कोर्ट ने किया है। दैट इज द स्टेटमेंट, और यही स्टेटमेंट इन फील्ड है, कैन बी ट्रीटेड एज 164 स्टेटमेंट। जी ठीक है सर। वन लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो ये है कि आपकी ज़ाती राय मैंने लेनी है इस हवाले से कि क्या समझते हैं आप, क्योंकि मामला काफ़ी आगे तक पहुंच चुका है और कोई इसे कहता है गैंग है, कोई कहता है ग्रोह है, कोई कहता है कंपनी है। व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग? अगर कोई गैंग है तो क्या कोई उनके पीछे कोई बैग है? अगर गैंग नहीं है तो किसी की बैग है, कुछ तो पीछे समझते हैं कोई ऐसा मामला है कि पुलिस भी अपना काम, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, पुलिस को अपना काम ठीक तरीके से करना चाहिए तो उसने नहीं किया। इसकी क्या समझते हैं, कोई वजूहात हैं पीछे?
देखिए अली, एक तो इट हैज टू बी येट टू बी डिटरमिन्ड कि पीछे गैंग है या नहीं है, किसी के इन्फ्लुएंस है या नहीं है, लेकिन जो अपेरेंटली और आज तक के जो शवाहिद मिले हैं, जो कोलैबोरेटिव एविडेंस कलेक्ट हुआ है, उसमें से लग रहा है पीछे कोई ना कोई गैंग है, कोई ना कोई बैकिंग है, कोई इन्फ्लुएंशियल सिस्टम है जो इनको इन्फ्लुएंस कर रहा है। नहीं तो वरना एक जगह पे तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं कि हम गरीब लोग हैं, हम अफोर्ड नहीं कर सकते, हम प्लॉट्स बेच रहे हैं, और दूसरी तरफ इस तरह से वो जो इन्फ्लुएंस क्रिएट कर रहे हैं, तो पीछे कुछ ना कुछ अपेरेंटली लग रहा है। और दूसरी बात, आपके ऑडियंस के लिए मैं एक चीज कह दूं ताकि उनका माइंड क्लियर हो जाए। एक रात भी मैंने बात कही थी, लेकिन जो बात की जाती है ना, जो ये प्रोपेगेट कर रहे हैं कि लव मैरिज वगैरह, लव मैरिज तो अपनी जगह पे ये मैरिज भी नहीं है। देखिए निकाह बेसिकली हमारे लॉ में ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, सिविल कॉन्ट्रैक्ट। और कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन से पहले मैं आ जाऊंगा, स्पिरिट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट जो हेड नोट है उसका, इट हैज टू बी द बैलेंस। दो बैलेंस पार्टीज पर्संस की बुनियाद पे ये दो पार्टीज या दो से ज्यादा पार्टीज एंटर होती हैं उस कॉन्ट्रैक्ट में। लेकिन क्योंकि ये निकाह है, इसमें दो पार्टीज एंटर होती हैं, लेकिन उनका बराबरी की बुनियाद पे होना जरूरी है। मैं एजिस के हवाले से सिर्फ बराबरी इसलिए कह रहा हूं कि लीगल एज जो डिफाइन की गई है वो पंजाब में 16 इयर्स की गई है और सिंध में 18 इयर्स की गई है। जब तक उस एज को नहीं पहुंचते हैं तो वो इनफर्म कहलाएगा, वो इलीगल। तो मैं उसको हाँ, एज तो इलीगल है, लेकिन क्योंकि वो एंटर हो चुके हैं जो कि क्लेम कर रहे हैं अलेजली, तो उसको मैं इनवैलिड निकाह कहता हूं। इनवैलिड निकाह में भी आप, अच्छा एक चीज आपके पहले सवाल को भी यहाँ पे थोड़ा सा रिस्पॉन्ड हो जाएगा। इनवैलिड निकाह की ये कंडीशन है कि वो जो पार्टीज हैं आपस में मिल नहीं सकती। ये भी इनको असर्ट करना चाहिए कि सर ये तो डिक्लेयर्ड है ना कि ये इनवैलिड निकाह है, क्योंकि बच्ची की जो एज डिक्लेयर हुई है मेडिकल, लार्जर मेडिकल बोर्ड की तरफ से, फिर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने उसको इंडोर्स किया, फिर हाई कोर्ट ने उसको इंडोर्स किया है 15 ईयर्स। 15 इयर्स की बच्ची कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती है शादी का, ठीक है। और जब इनवैलिड निकाह है तो ये प्री कंडीशन है कि उनकी अगर मुलाकात है भी तो उसको ब्रेक करवाया जाएगा। उनकी मुलाकात नहीं हो सकती आपस में, उनकी कोई भी बातचीत नहीं हो सकती हैम्परिंग के अलावा। कि आप एक तो कंडीशंस पे बेल पर है, इंटरिम बेल पर है, आप हो सकता है हैम्पर करें उस प्रोसीडिंग्स को, नहीं मिलना चाहिए। दूसरा, एक इनवैलिड निकाह में किस तरह से उनको मिलाया जा रहा है, और दूसरा गैंग के हवाले से अपेरेंटली ये गैंग लग रहा है। ठीक है, ठीक है। बहुत अच्छे और बहुत ही आसान तरीके से आपने एक्सप्लेन किया। हमारे साथ माहिर कानून जीएन कुरैशी साहब मौजूद थे। सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आने वाले कुछ दिन इस केस के हवाले से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी चीज़ें खुलकर सामने आना शुरू हो चुकी हैं। हम कोशिश करेंगे कि इस केस के हवाले से आपको यूं ही अपडेट रखें। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।